हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले जो है हमने इस सीरीज के 3 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको जो यूके ट्रिपल एस सी का आपका एग्जाम होना है 21 सितंबर 2025 को, बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ, उस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके जीएस, ठीक है, उसके अलावा यूके उत्तराखंड की हिस्ट्री, उसके अलावा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, ठीक है, तीनों ही पोर्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मदन चंद्र भट्ट। कौन है? मदन चंद्र भट्ट। तो सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। वही बात करें, देखिए हम लोग हरिकृष्ण रतूड़ी जी की, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास। कौन सी है? गढ़वाल का इतिहास, जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास। ये पुस्तक कब लिखी थी इन्होंने? 1928 में। कब लिखी थी? 1928 में। उसके अलावा आपने एक बुक और याद रखनी है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कौन सी? कुमाऊं का इतिहास। ये तो कम से कम 7 से 8 बार ये बुक पूछी गई है। ठीक है, तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा इसको लिखा गया है। कब? 1937 में। कब? 1937 में। अगला क्वेश्चन है, मंगोली शैलचित्र एवं खुटानी नाला से पाषाणकालीन पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका संबंध है। तो आप याद रखना, जो मंगोली शैलचित्र हैं और जो खुटानी नाला से पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है नैनीताल से। कहाँ से है? नैनीताल से। उसके अलावा आपने एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना है, देखिए 5 ताम्र, ठीक है, 5 ताम्र मानव आकृतियां, ठीक है, 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनीताल से ही 1999 में खोजी गई थी। कब? 1999 में खोजी गई थी। अगला है, कौल प्रजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौल प्रजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कौल था, बिल्कुल सही है। कौल प्रजाति का वर्णन मुंड या सवर नाम से मिलता है, बिल्कुल सही है। कौल को किन्नर या किरवी कहा जाता है, देखिए ये गलत है। कौल को नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है किरातों को। ठीक है, किरातों को जो है किन्नर या किरवी कहा जाता है। कुमार कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत था। ठीक है, किन्नर या किर जो है वो कौल को नहीं कहते, किरातों को कहते हैं। अगला है, निम्न में से किसका मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना है? तो निम्न में से किसका मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना है? तो यह है ग्वारखा गुफा का। किसका? ग्वारखा गुफा का। ग्वारखा गुफा की बात करें तो ये स्थित है डुंगरी गांव। ठीक है, कहाँ पर? डुंगरी गांव, चमोली में। ये कहाँ पर स्थित है? डुंगरी गांव, चमोली में स्थित है। और पूछे किस नदी के तट पर है? तो आप याद रखना, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। ग्वारखा गुफा को पुरातत्वविदों की नजर में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। किनको जाता है? राकेश भट्ट को। अब देखिए, जो ग्वारखा गुफा है, यहाँ से 41 रंगीन चित्र मिले हैं। कितने? 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिनमें से 8 चित्र जो हैं वो मानव के हैं। ठीक है, 41 में से 8 चित्र किनके हैं? मानव के। अगला है, निम्न में से कुड़िंदों की पहली राजधानी थी। तो निम्न में से कुड़िंदों की पहली राजधानी थी, तो कुड़िंदों की जो पहली राजधानी थी ये थी कलकुट। कौन सी थी? कलकुट। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि कुड़िंदों की जो दूसरी राजधानी थी, ठीक है, सेकंड राजधानी जो थी वो कौन सी थी?
तो वो थी शत्रुघ्न। कौन सी थी? शत्रुघ्न। तो दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न। अब देखिए पुलिंदों की बात करें तो ये उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थे? तो ये थे पुलिंद लोग। और पुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि पुलिंद शासकों की जानकारी किससे मिलती है? तो पुलिंद शासकों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मुद्राओं से। ठीक है, किनसे? मुद्राओं से, यानी वो भी 3 प्रकार की मुद्राओं से। ठीक है, तो पहली मुद्राएं कौन सी थी? अल्मोड़ा प्रकार की। कौन सी थी? अल्मोड़ा प्रकार की। दूसरी थी अमोघ भूति प्रकार की। कैसी थी? अमोघ भूति प्रकार की। और तीसरी थी छत्रेश्वर, या इनको बोलते हैं छत्रेश्वर। ठीक है, उसके अलावा आपने एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ से कि अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं हैं ये कत्यूर घाटी से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली है कत्यूर घाटी से। वहीं अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुलिंद जो नरेश थे, ठीक है, शासक थे, उनके नामों का पता चलता है। ठीक है, अल्मोड़ा के सिक्कों से। अगला है निम्न में से सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? तो निम्न में से सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? तो ये किसके प्राप्त हुए हैं? ललित सूरदेव के। किसके प्राप्त हुए हैं? ललित सूरदेव के, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। वहीं देखिए ललित सूरदेव जो थे, इनकी पत्नियां आप याद रखें, इनकी 2 पत्नियां थी। एक थी लया देवी। ठीक है, कौन थी? लया देवी। और दूसरी थी सामा देवी। दूसरी कौन थी? तो दूसरी थी सामा देवी। अगला है उत्तराखंड के किस स्थान पर वहुबाण वंश का शासन था? तो उत्तराखंड के किस स्थान पर वहुबाण वंश का शासन था? तो ये था चकराता में। कहां पर? चकराता में। और इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके मतलब जो बहुबाण वंश था, इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। और इसका जो महान शासक था वो कौन था? सूर्यसेन। ठीक है, अगर क्वेश्चन करे कि बहुबाण वंश का जो महानतम शासक था वो कौन था, तो सूर्यसेन था। अगला है डोटी राज्य पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डोटी राज्य पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो ये कौन थे? भारती चंद। कौन थे गाइस? भारती चंद। अब देखिए भारती चंद के पवाड़े जो है कुमाऊं में काफी प्रसिद्ध हैं। और जब ये डोटी अभियान पर थे तो उस समय पर नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। उसके अलावा भारती चंद ने देखिए सोर को, ठीक है, सीरा को और थल पर जो है अधिकार किया था। अगला है राज्य में विल्सन कॉटेज कहाँ स्थित है? क्योंकि राज्य में जो विल्सन कॉटेज है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हर्षिल में। कहाँ पर स्थित है? हर्षिल में। और हर्षिल कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में स्थित है। अब देखिए विल्सन कॉटेज का जो निर्माण है वो किसने कराया था? फ्रेडरिक विल्सन ने। किन्होंने? फ्रेडरिक विल्सन ने। कब? 1864 में। कब कराया था इसका निर्माण? 1864 में। यहां से आप 2 पॉइंट और याद रखना फ्रेडरिक विल्सन से कि हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय किसको जाता है? विल्सन को। और हर्षिल में ही आलू की खेती की जो शुरुआत की थी, ठीक है, हर्षिल में आलू की जो खेती की थी उसकी शुरुआत वो भी विल्सन के द्वारा ही की गई थी। अगला है हार दूध का मेला मुख्य रूप से किस देवता से संबंधित है? कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो हार दूध का मेला मुख्य रूप से किस देवता से संबंधित है? तो देखिए हार दूध का जो मेला है ये लगता है मुखबा में। कहाँ पर लगता है? मुखबा गांव उत्तरकाशी में। तो ये संबंधित है नाग देवता से। किनसे संबंधित है ये? नाग देवता से। अगला है
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को दिल्ली से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? तो वाडिया जो इंस्टीट्यूट है इसको दिल्ली से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसको स्थानांतरित किया गया था 1976 में। ठीक है, देखिए वाडिया इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो हुई थी 1968 में। कब? 1968 में। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में। और इसके संस्थापक कौन थे? डी.एन. वाडिया जी। कौन थे? डी.एन. वाडिया जी जो है इसके संस्थापक थे। तो 1968 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। फिर इसको 1976 में कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? देहरादून में। और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है ये? तो ये देहरादून में ही स्थित है। अगला है हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत कब की गई? तो देखिए हाउस ऑफ हिमालय जो है ये उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है उनका एक ब्रांड है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2023 में। कब? दिसंबर 2023 में। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड के जी नरेंद्र कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो देखिए वर्तमान में जो उत्तराखंड के गुहानाथ नरेंद्र, यानी इनको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जी नरेंद्र, तो ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हैं 14वें नंबर के। ठीक है, इनसे पहले जो 13वें नंबर की, या कह सकते हैं जो राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, वो कौन थी? रीतू बहारी। कौन थी? रीतू बहारी। और उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अशोक ए देसाई, यानी अशोक अभयंकर देसाई। अगला है और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की 2024-25 में आर्थिक विकास दर कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की 2024-25 में आर्थिक विकास दर कितनी है? तो ये है 6.61। ठीक है, 6.61%। अगर आपसे पूछे कि 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो वो थी 7.83%। दोनों ही आप याद रखना है, क्योंकि आपसे 23-24 भी पूछ सकता है और 24-25 भी आपसे पूछ सकता है। अगला है उत्तराखंड बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितनी हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितनी हैं? तो कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 10, यानी इसको 1,01,034.75 करोड़, या फिर आप इसको ना इस तरीके से बांट लो, 10,10,34.75 करोड़। जैसा आपको पता है उत्तराखंड का बजट कितना है? 10,11,75,33 करोड़। ये जो है उत्तराखंड का कुल बजट है। ठीक है, ये उत्तराखंड का कुल बजट है। ठीक है, 10,10,34.75 जो है ये उत्तराखंड की कुल प्राप्तियां हैं। ठीक है, बजट की जो है ये कुल प्राप्तियां हैं। उसमें से अगर हम लोग बात करें राजस्व प्राप्ति की, तो 62,540.54 करोड़ ये क्या है? राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, राजस्व प्राप्ति, क्योंकि कुल प्राप्ति में दो आती हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? 38,494.21 करोड़। चारों ही जो फैक्ट हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए जेंडर बजट कितना पेश किया गया है? ठीक है, जेंडर बजट जो है वो कितना पेश किया गया है? अगला है राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा व बलवंत सिंह जगवान किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो आप याद रखना 3 अक्टूबर 1994 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। देखिए 3 अक्टूबर 1994 में 3 जगह पर जो है, ठीक है, 3 जगहों पर आंदोलन हुए थे। एक तो देहरादून, दूसरा कोटद्वार, ठीक है, और तीसरा था नैनीताल। तो देहरादून में आपको पता है राजेश रावत, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा और बलवंत सिंह जगवान शहीद हुए थे। वहीं बात करें कोटद्वार में, तो कोटद्वार में देखिए पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी शहीद हुए थे। नैनीताल में कौन हुए थे? एक व्यक्ति थे प्रताप सिंह बिष्ट। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपके आंदोलन है, चाहे खटीमा आंदोलन हो, मसूरी आंदोलन हो, रामपुर तिराहा आंदोलन हो, ठीक है, या फिर आपका श्रीयंत्र टापू आंदोलन हो, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, इनकी डेट काफी कंफ्यूज करती है, और कुछ प्रमुख व्यक्ति जो इनमें शहीद हुए थे, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। अगला है
स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो है या शिखर की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो स्वर्गारोहिणी शिखर जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 62-52 मीटर। कितनी है? 62-52 मीटर। यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ये 6904 मीटर किसकी है? काफी पूछी जाती है। तो यह है पंचाचूली की। किसकी है? पंचाचूली शिखर की। 6320 किसकी है? तो 6320 मीटर जो है यह है बंदरपुंज की। ठीक है, बंदरपुंज की। ये भी काफी पूछी जाती है। 6728 मीटर ये किसकी है? श्रीकंठ पर्वत की। किसकी है? श्रीकंठ पर्वत की। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनकी लंबाई दे रखी है। तो यमुना नदी की लंबाई 136 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। पिंडर नदी की लंबाई 105 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। कोसी नदी की लंबाई 148 किलोमीटर, ये गलत है, क्योंकि कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर। सरयू नदी की जो लंबाई है वो 146 किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। अगला है, अस्कोट वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1986 में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो अस्कोट वन्यजीव विहार के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके अलावा 270 वर्ग किलोमीटर किसका है? तो यह है नंधौर वन्यजीव विहार का। किसका है? नंधौर वन्यजीव विहार का, जो नैनीताल और चंपावत में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। 301 वर्ग किलोमीटर की बात करें, ये वैसे 301.18 वर्ग किलोमीटर है। तो यह है सोना नदी वन्यजीव विहार। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार जो पौड़ी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। कब? 1987 में की गई थी। 975 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 975.20 वर्ग किलोमीटर जो है यह है केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी चमोली और रुद्रप्रयाग में। अगला है, निम्न में से किसमें रति, हास, मनुहार व अनु ने चारों भाव समाहित होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से किसमें रति, हास, मनुहार व अनु ने चारों भाव समाहित होते हैं? तो ये किसमें होते हैं? चौफला गीत में। ठीक है, चौफला गीत में, जो एक नृत्य प्रधान गीत है। कैसा है? नृत्य प्रधान गीत है, जो प्रेम बे मिलन गीत है। कैसा है? प्रेम बे मिलन गीत है। उसके अलावा आप याद रखना, इससे स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से जो है ये गाया जाता है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जी के, उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपको वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ के जो एग्जाम होना है 21 सितंबर 2025 को, उस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।